आज की अहम तरीन खबरों में पहली खबर, इंडिया पाकिस्तान जंग, कौन जीता कौन हारा, इस पर अमेरिका ने रिपोर्ट जारी कर दी है। जी हां, अमेरिकी स्टिम्सन इंस्टीट्यूट, जो कि एक बहुत ही मोतबर थिंक टैंक है, वाशिंगटन डीसी बेस्ड है और 1989 से 1989 से काम कर रहा है और उसका पूरे का पूरा काम ही न्यूक्लियर वॉर्स के ऊपर है और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान को भी वो स्टडी करते हैं, बाकी भी दुनिया के हिस्सों को, लेकिन वन ऑफ देयर एक्सपर्टीज़ इंडिया पाकिस्तान का जो रीजन है, इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जाहिर है इंडिया पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं और इनकी एक दूसरे से जो लड़ाई है या किस तरह की फौजी ताकत है, इसके ऊपर गहरी नज़र रखता है ये थिंक टैंक और अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स जारी करता है। अभी स्टिम्सन इंस्टीट्यूट ने जो हालिया 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसे जंग कहना है, उसे कॉन्फ्लिक्ट कहना है, लड़ाई कहना है, जो भी आपने कहना है कह लीजिए, लेकिन जो 4 दिन का ये स्टैंड ऑफ हुआ या एक दूसरे पर हमला हुआ, इस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कुछ चीज़ें वाजे करके रख दी हैं। पहली बात तो रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कोई भी ना जीता ना कोई भी हारा, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें हमारी तशवीश के लिए बहुत है और कुछ इंडिया के लिए। मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी तशवीश ज़्यादा होनी चाहिए जो इस रिपोर्ट का ओवरऑल इम्पैक्ट है या इसका नतीजा निकलता है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये ज़्यादा लड़ाई 7 मई से लेकर 10 मई के दरमियान हुई। उन्होंने ये बताया अपनी रिपोर्ट में कि दोनों मुल्कों के जो जेट फाइटर जेट्स हैं, जो यहाँ पर दास्तानें हमें सुनाई गई और इंडिया वालों ने वहाँ दास्तानें सुनाई कि हमारे पायलट गए वहाँ पर हमले किए, फलानी बेस को उड़ा दिया, फलानी बेस को उड़ा दिया, उन्होंने भी कहा, हमने भी कहा, ये झूठ निकला। ना ही पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट जो है वो इंडिया की हदूद में गया और ना ही इंडिया का कोई फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान की हदूद में आया। दोनों ने अपनी अपनी एयर स्पेस में रहते हुए, मीन अपनी अपनी तरफ रहते हुए एक दूसरे से लड़ाई लड़ी। ये तो पहली डिटर्मिनेशन उन्होंने की है। दूसरी डिटर्मिनेशन उन्होंने ये किया है कि इंडिया के जो जहाज़ हैं वो पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट नंबर में गिराए। अब वो 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं, ये हतमी नंबर उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये वाजे बताया कि 7 तारीख को जो इंटरेक्शन हुआ उसमें इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल मारे। वो जो मिसाइल मारे उनकी तरफ अभी आते हैं, क्योंकि वहाँ इंडिया को वाजे बर्तरी ये जो थिंक टैंक है वो बता रहा है। लेकिन जो जहाज़ गिराने हैं, जो फाइटर जेट्स गिराने का अरीना है, उसके अंदर पाकिस्तान को वाजे बर्तरी बता रहा है ये थिंक टैंक। ये थिंक टैंक कह रहा है कि जब 7 तारीख को इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल मारे, जवाब में जब ये दोनों मुल्कों की एयरफोर्स का टाकरा हुआ तो उसमें पाकिस्तान को वाजे बर्तरी रही, जिसमें पाकिस्तान ने उनके फाइटर जेट्स गिराए। अकॉर्डिंग टू स्टिम्सन इंस्टीट्यूट, इंडिया अभी तक ना इसको मान रहा है और ना ही इनकार कर रहा है, जिससे वो यही नतीजा अख्ज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके वाजे नंबरों के अंदर जो फाइटर जेट्स हैं वो गिराए हैं, जिससे पाकिस्तान का पलड़ा वाजे तौर पर इसमें भारी है। लेकिन हमारे लिए तशवीश की बात सबसे ज़्यादा ये है कि यही इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट में जो हमें एयरफोर्स की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें वाजे बर्तरी दे रहा है, वहीं पर मिसाइलों के कॉन्फ्लिक्ट में वो इंडिया को वाजे बर्तरी दे रहा है। इस इंस्टीट्यूट ने बताया कि तारीख में पहली दफ़ा इंडिया ने पाकिस्तान पर क्रूज़ जो मिसाइल्स हैं वो फायर किए। क्रूज़ मिसाइल्स जो फायर किए इंडिया ने, इससे पहले पाकिस्तान पर कभी कोई गलती से आ गिरा हो एक्सपेरिमेंट में तो अलग बात है, जैसे एक ब्राह्मस के गिरने की बात थी, लेकिन ये पहली दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने पाकिस्तान पर क्रूज़ मिसाइल जो है वो फेंके और पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इंडिया पर बैलिस्टिक जो मिसाइल है वो फेंके। तो ये पहली दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट में इस तरह के सीरियस या बहुत ही लीथल जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल दोनों साइडों ने किए। अब आपको समझने के लिए, क्रूज़, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने भी अभी वीलॉग से पहले एक आध शख्स से बात की, कुछ पढ़ा तो अंदाज़ा हुआ। सिर्फ आम जो लोग घरों में बैठे हैं, आप इसका मजाक ना उड़ाइएगा, क्योंकि मैंने जब बात करनी होती है तो आप में से कुछ तो बहुत एक्सपर्ट हैं जिन्हें नामों से ही पता है, मेरे से 10 गुना ज़्यादा पता है कि क्रूज़ मिसाइल क्या होता है और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। लेकिन मेरे जैसे और कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जिन्हें मेरे से भी कम पता होगा, तो उनको बताने के लिए ये तस्वीर देख लीजिए। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो जब फायर होता है तो वो बहुत ऊंचा जाता है ऊपर और वो एक कमान की शक्ल लेता है, मीन पहले बहुत ऊपर जाता है और फिर वहाँ नीचे आकर अपनी जगह पर जो निशाना होता है उस पर गिरता है। अमूमी तौर पर इनकी जो प्रिसीजन होती है कि जिस जगह पर गिराना है, ये बिल्कुल उतना एक्यूरेट नहीं होता जितने क्रूज़ मिसाइल होते हैं, लेकिन फिर भी ये चंद मीटर की दूरी पर, मीन जहाँ आपने फेंका होता है उसके आप कहें कि कोई 10, 15, 20 मीटर इधर उधर जाके गिरेगा, लेकिन इसकी भी एक्यूरेसी बहुत बेहतर होती है। हाँ, क्रूज़ मिसाइल की इससे ज़्यादा होती है। ये जैसे आपको बताया कैसे कमान बनाकर जाता है, हमने जैसे आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। जो क्रूज़ मिसाइल है वो लो एल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो अपना काम करता है,
वो नीचे रहते हुए, मतलब अगर पहाड़ आया तो वो ऊपर हो जाएगा और फिर नीचे हो जाएगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में या तस्वीर में देख रहे हैं। कोई बिल्डिंग आएगी तो वो ऊपर हो सकता है फिर नीचे। आपने उसको पाथ पहले से डिटरमिन कर देना है। उस पाथ के अंदर जो भी जगह आएंगी ऊंची नीची, आप उस पर अगर फीड कर देंगे तो वो खुद ही ऊपर नीचे होता रहेगा और नीचे वो फ्लाई करेगा जितना नीचे हो सकेगा। मतलब अगर खाली ज़मीन है तो वहाँ वो बहुत नीचे आके फ्लाई करेगा। कोई पहाड़ आ गया तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, जैसे ही पहाड़ को क्रॉस कर लेगा फिर नीचे चला जाएगा। इस वजह से इसका स्टेल्थ जो मीन इसका पता नहीं लगता आते हुए, या ये छुप कर वार कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है, आल्दो कि उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, लेकिन उसका एल्टीट्यूड क्योंकि बहुत ऊपर चला जाता है वो, इस वजह से उसे टारगेट करके गिराना जो है वो इसकी निस्बत शायद कदरे बेहतर होता हो। इतनी मुझे इसके बारे में महारत नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा उससे अंदाज़ा हुआ। तो इंडिया ने हमारे ऊपर क्रूज़ मिसाइल फेंके हैं जो लो एल्टीट्यूड पर आए, और उन्होंने बहुत ही प्रिसीजन के साथ, जैसा मैंने आपको कहा कि जो क्रूज़ मिसाइल है इनके अंदर जेट इंजन टाइप इसके अंदर मैकेनिज्म होता है, तो वो उसकी स्पीड को मेंटेन करता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल का सिस्टम स्लाइटली डिफरेंट होता है और वो हायर एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करके जाके हिट करता है। तो इंडिया ने क्रूज़ मिसाइल मारे हमें जो बहुत ही उन्होंने प्रिसीजन के साथ मारे, और ये जो स्टिम्सन इंस्टीट्यूट है वो ये कह रहा है कि इंडिया ने कामयाब अपनी ये जो महारत है या उनकी ये जो स्ट्रेंथ है उसका मुजाहरा किया कि उन्होंने जो क्रूज़ मिसाइल पाकिस्तान पर दागे, उनके क्रूज़ मिसाइल बिल्कुल दुरुस्त जगहों पर लगे। वो भले हमारी बेसिस हों, भले वो हमारे जो पहले उन्होंने जो डिफरेंट जगहों के ऊपर हमले किए, आपको पता मदरसों के ऊपर, मॉस्क के ऊपर, वो उनके बहुत ही प्रिसीजन के साथ लगे। ऑन कॉन्ट्रेरी जो पाकिस्तान के तरफ से क्लेम किए गए हमारी तरफ से कि हमने इतनी बेसिस जो है वो उड़ा दी, कल ही हनीफ अब्बासी कह रहे थे कि पता नहीं 26 बेसिस हमने उड़ा दी। अब स्टिम्सन इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि ये गलत है। पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो कोई खातर ख्वाह इम्पैक्ट नहीं कर सके, वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर सके जितना नुकसान जो है वो इंडिया के मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर किया। तो इस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो वाज़े तौर पर यही अंदाज़ा होता है कि जो एयरफोर्स की जंग है उसमें पाकिस्तान को बरतरी है, और जो मिसाइलों की जंग है, आप उसे ज़मीनी जंग कहें, मिसाइलों की जंग कहें, क्योंकि वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही ज़्यादातर फायर किए गए हैं मेरे ख्याल में, तो उसमें इंडिया को बरतरी रही है। और हमारे लिए तशवीश की बात यह है कि अगर हम क्योंकि स्टिम्सन इंस्टीट्यूट भी कहता है कि हम उनके मिसाइलों को रोक नहीं सके, अगर हम रोक नहीं सके तो आप सोचिए इसमें न्यूक्लियर भी आ सकता था, क्योंकि इन तमाम मिसाइलों में क्रूज़ में ज़रा न्यूक्लियर का मवाद कम आएगा और बैलिस्टिक जो है वो ज़्यादा हैवी मवाद लेके जा सकता है। उन्होंने ब्राह्मस वगैरह हम पर फायर किए, हमने फतेह जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो फायर किए। ये अब स्टिम्सन इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख रहा है। तो हमारे लिए बड़ी तशवीश की बात है कि अगर कल को वो हम पर एटमी हमला करने का सोच लें तो हमारी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं है तो हमें बनानी चाहिए कि हमने किस तरीके से उनके मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना है और गिराना है। जैसे हम उस तरफ उतना नुकसान नहीं पहुंचा सके, वो इस तरफ मिसाइलों के साथ कैसे नुकसान पहुंचा सके, ये हमारे लिए सोचने और समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली खबर जो है वो इसी तरह की है, जैसे ये अभी मिसाइलों की बात हो रही है तो अगली खबर भी जो है वो मिसाइलों से कम नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब एक बहुत ही हतमी ट्वीट किया, मैं ये कहूँगा। हम उनके बयान तो आपको रोज़ ही बताते हैं, लेकिन आज का जो बयान है वो बहुत ही सीधा सीधा पैगाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे 2 साल से कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं और मौजूदा निज़ाम को चलने दूं तो मेरे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, मुझे घर भेज दिया जाएगा, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा। वक्त के यजीद को उन्होंने वाज़े पैगाम दिया कि 3 साल आपने कहा कि खामोश हो जाऊं, 3 साल तो दूर की बात, मैं 3 मिनट के लिए भी आपके कहने पर सरनगू नहीं करूंगा, आपके सामने नहीं झुकूंगा, आपसे नहीं डरूंगा, मैं खामोश नहीं रहूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने का भी जोर डाला गया। उनको ये कहा गया कि ये जो 26वीं तरमीम हो गई, अदालतों पे कब्जा हो गया, जो कुछ भी हो गया बस इसको छोड़े, आपको छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं, आप जाके रहें और 26वीं तरमीम को ऐसे ही मान लें, ये हुकूमत चलने दें, फिर जब इलेक्शन होगा तब देखेंगे। इमरान खान ने उसका जवाब ये दिया कि मेरी जद्दोजहद है ही कानून की हुक्मरानी की, और 26वीं आइनी तरमीम एन उसके मुनाफी है, तो मैं इस पर कैसे सौदा कर लूँ, मैं कैसे डील कर लूँ, ये जो मेरी सोच के ख़िलाफ़ है। फिर उनसे तीसरा मुतालबा ये किया गया कि उन्होंने कहा कि मुझसे 9 मई की माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफ़ी वो लोग मांगें जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई, जिन्होंने औरतों की इज्जतें पामाल की, लोगों के घरों का तकद्दस बर्बाद किया, हज़ारों सियासी वर्करों को जेलों और अकूबत खानों में डाला और बेगुनाह लोगों को शहीद किया।
25 के करीब लोग शहीद किए गए थे 9 मई को, आपको ये याद हो, और वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे। लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी, फौज का, रेंजर का, कोई उसमें जवान जो है ना सीरियसली इंजर्ड हुआ था, ना इवन माइनर इंजरीज आई थी, ना कोई शहादत हुई थी। 25 शहादतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की उस दिन हुई थी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 9 मई के केसेस की 1 घंटा भी मेरिट पर समाअत हो तो ये बेबुनियाद मुकदमात फौरी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ इंसाफ होता तो दूर की बात, इंसाफ होता नज़र भी नहीं आ रहा। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसमें से एग्ज़ाम्पल दी कि कैसे 13 साल उनको मुश्किल तरीन वक्त काटना पड़ा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और बिल आखिर सुरखरू हुए। लिहाजा हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए बहसीत कौम डटकर आखिरी दम तक मुकाबला करना है। उन्होंने ये पैगाम अब कौम के नाम भेजा है कि वक्त के यजीद के सामने मैं तो 3 मिनट के लिए भी झुकने को तैयार नहीं हूँ, आप लोग अपना फैसला कर लें। तो जो आप रोज़ सवाल पूछते हैं कि इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं, ये लें ए आया गौरी, मतलब कहने का ये कि ये वो असूली मौक़िफ़ है। अगर इससे इमरान खान छोड़ दें, ये जो तीनों बातें हैं, 9 मई पर माजरत कर लें, जैसे नवाज शरीफ हाथों के और पाँव के अंगूठे लगाकर वो एक एफिडेविट कर आपको याद होगा वो जद्दा सरूर पैलेस गए थे, ऐसे ही इमरान खान तो वर्बली भी माजरत कर लें तो फौरी तौर पर छोड़ दिए जाएंगे और उसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम मान लें और 3 साल के लिए नहीं तो 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, तो उसी वक्त उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उनका फैसला है कि उन्हें ऐसी रिहाई नहीं चाहिए। तो अगर उन्हें ऐसी रिहाई नहीं चाहिए तो फिर आप लोगों को भी तगड़ा होना पड़ना है। आप लोगों के भी उन्हें ये मशवरे नहीं देने पड़ने कि बस आप डील करें और बाहर निकलें। मीन हम में सत नहीं है, हमने खड़े नहीं होना। हम सबको अब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक खड़े होना पड़ना है। जो मुल्क के अंदर हैं वो डिफरेंट किस्म की जदोजहद कर सकते हैं, जो मुल्क के बाहर हैं वो डिफरेंट किस्म की जदोजहद कर सकते हैं। आपके सामने एक मरबूत प्लान रखेंगे जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है। मुझे इमरान खान साहब के एक बहुत ही बाएतमाद साथी ने वो प्लान बना कर दिया, खान साहब की डायरेक्शन पर बना के दिया और उसे रिकॉर्ड पे रखने के लिए वो कोई तकरीबन मेरा ख्याल 36 या 40 पेजेस लंबा डॉक्यूमेंट है जो बनाकर मुझे दिया गया। उसमें पूरा मरबूत प्लान है कि किस तरीके से इमरान खान साहब को जेल से निकालना और क्या क्या काम पार्टी की लीडरशिप और वर्कर्स कर सकते हैं। जाहिर है उसमें 18 डिफरेंट जो टाइप ऑफ एजिटेशंस या एक्शन प्लान दिए गए हैं। 18 डिफरेंट इकदाम ले सकती है पार्टी जिससे एक मोमेंटम बन सकता है, एक मूवमेंट बन सकती है। हो सकता है पार्टी की लीडरशिप को उन 18 में से 16 चीज़ें पसंद आएँ, 15 आएँ, 10 आएँ, 5 आएँ। तो मैंने उस प्लान को, मुकम्मल प्लान को पार्टी की लीडरशिप के सामने अब से कोई 1 महीना पहले तकरीबन रख दिया। फिर आज से 15 दिन बाद दोबारा रखा। कल मैंने तीसरी दफ़ा दोबारा पार्टी की लीडरशिप के सामने वो 18 नकाती प्लान जो है वो रख दिया, प्रेजेंट कर दिया और इंशाल्लाह जल्द वो आपके सामने भी रखेंगे ताकि उसमें से जो कुछ आप कर सकें आप करें, जो कुछ हम कर सकें हम करें, लेकिन उसके अंदर जो सारी गुजारिशात हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इमरान खान साहब का ये तमाम जो 3 उन्होंने बुनियादी चीज़ें बताई और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से मेरी बीवी को, मेरी बहनों को किस तरीके से यहाँ पर निशाना बनाया जाता है, तहकीर की जाती है। और उन्होंने कहा कि अदालत के अहकामात के बावजूद हर कानून यहाँ कर्नल का चलता है और अदालत के हर हुक्म को कर्नल जो है वो अपने जूते की नोक पर रखता है। पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क से तब तक सरमायाकारी नहीं आएगी जब तक यहाँ कर्नल का कानून चलेगा, अदालत का कानून चलेगा तो सरमायाकारी आएगी। कर्नल के कानून के साथ यहाँ पर सरमायाकारी नहीं आएगी। फिर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सप्लेन किया। फिर काजी फायज़ ईसा के ज़रिए जो फस्तायत हुई उस पर उन्होंने बात की और बताया कि क्यों 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। फिर औरतों के साथ जो बदसलूकी है उसके ऊपर वो एक नई पटिशन करने जा रहे हैं अदालत में, उसके बारे में बताया। फिर बताया कि कैसे शरीफ ख़ानदान NRO लेने के लिए कुछ भी कर देता है और कौम से वादा किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं अगर इखलाकी तौर पर पस्तगी इख्तियार करूँगा तो वो पाकिस्तान के नुकसान में होगी। फिर उन्होंने समड़ियाल इलेक्शन में तमाम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए इंस्ट्रक्शन की कि उस इलेक्शन को भरपूर तरीके से लड़ें। और फिर आखिर पर उन्होंने जो पंजाब की तंजीम साजी है उसमें एक कमेटी बनी थी 4 रुकनी गालिबन, जिसके अंदर भच्चर साहब थे, उस्मान अकरम साहब थे, उमर अयूब साहब थे और सलमान अकरम राजा साहब थे। अब उन्होंने उसमें आलिया हमज़ा और
चारों रीजन्स के सदूर मीन 5 लोगों को और उसमें शामिल कर दिया है। अब ये टोटल 9 रुकनी कमेटी बन गई है। ये पंजाब से रिलेटेड जो सारे फैसले हैं वो करेगी। इसके बाद उन्होंने जो पार्टी के सोशल मीडिया के लोग हैं उनसे भी बातचीत की और बताया कि कैसे उनके ऊपर भी हमला आवर हुई है ये सारे का सारा सिस्टम, और उनके लिए भी ज़िंदगी तंग की गई है, जीना मुश्किल किया गया है। तो ये आज इमरान खान साहब का एक बड़ा दो टोक जवाब है वो जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को कि मैंने 3 मिनट भी खामोश नहीं रहना, आप 3 साल कह रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसकी हेयरिंग हुई है, रोज़ी हो रही है, तो आज भी हुई है। आज जजेस ने कुछ कमाल किए हैं, ऐसे ऐसे कमाल किए हैं कि सबकी हंसी निकली है। कुछ उसमें बहुत तगड़ी स्टेटमेंट्स थी और कुछ जगहों पर वकला जो थे वो डोमिनेट रहे और कुछ जगहों पर जजेस ने अपनी तहकीर करवाई, अपना मजाक उड़वाया। काजी अमीनुद्दीन ने वकील फैसल सदीकी साहब के दलाइल को बेबुनियाद करार दे दिया। जी हाँ, वही अमीनुद्दीन साहब जो हज पर जा रहे हैं, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब ये जितनी देर वहाँ होंगे तो शैतान छुट्टी पर जाएगा और उनकी ड्यूटी जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब करेंगे। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने शैतान के चेले होने के नाते आज सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अंजाम दी और वकील फैसल सदीकी के दलाइल को बेबुनियाद करार दे दिया। तो आगे से फैसल सदीकी ने कहा कि मैंने अभी दलाइल दिए ही नहीं कि आप पर वही नाजल हो गई है कि मेरे दलाइल बेबुनियाद हैं। और फिर अमीन साहब बिल्कुल वैसे ही जैसे शैतान को कंकरियाँ मारें तो वो आगे से शर्मिंदा सा होता है और कई दफ़ा नहीं भी होता। अमीन दरमियानी सी कैफियत होती है, ना शर्मिंदा होता है ना नहीं होता। और वो कैफियत जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की थी और वो आएँ बाएँ शाएँ देख रहे थे कि अब मैं क्या करूं, कि वाकई बात तो सच है कि जो फैसल सदीकी साहब हैं उन्होंने तो कोई दलाइल दिए ही नहीं, तो इनको उनके दलाइल बेबुनियाद कैसे लग गए। फिर उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो मखसूस नशस्तों के केस में फ़ैसला लिखा वो पढ़ना चाहूँगा फैसल सदीकी साहब ने। फिर फैसल सदीकी साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की शान में एक शेर भी, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बिल्कुल प्रूफ हैं, जैसे वाटर प्रूफ घड़ियाँ होती हैं ना, ऐसे उन्हें कोई चीज़ नहीं लगती, बिल्कुल खा पी जाते हैं जो चीज़ भी उनके सामने आए। जजेस ने बुरे फैसलों से बड़े ब्लंडर्स किए, गलतियाँ सबसे होती हैं। अगर आइन इतना क्लियर होता तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होने की ज़रूरत थी ना, आपकी ज़रूरत थी। वकील फैसल सदीकी का जस्टिस मुसर्रत हलाली से मुकालमा। तो आगे से जस्टिस मुसर्रत हलाली, जो आपको याद है हमने कहा था कि करीना कपूर की तरह ये भी अपनी फेवरेट हैं, हमारी बाजी भी अपनी ही फेवरेट हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि मेरी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल मिसेज़ हलाली, आपके बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। जिस दिन आप, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगी दुनिया तो रुक जाएगी, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर कहा गया कि कोशिश करें आपकी फिल्म फ्लॉप ना हो। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा, भला ये कैसे पीछे रह सकते थे। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि फिल्म चले या ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो अपने दलाइल देने हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली के मुंह मुबारक से अकवाले ज़री निकला कि मखसूस नशस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है, जबकि वोट बुनियादी हक नहीं है। कर लो गाल, इस बाजी को भी हमने जो जस्टिस है बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, हमारी बाजी की तरह के ही हालात हैं। हमारी जो लाहौर वाली बाजी है ना, मरियम नवाज साहबा, उन वाले हालात हैं। इनको ये नहीं पता कि वोट डालना बुनियादी हक है कि नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं। आप नालायकी का आलम देख लें कि उनको ये नहीं पता कि आपके बुनियादी हकूक़ में, उन्होंने कहा कि वोट डालना कोई बुनियादी हक तो नहीं है ना। अच्छा जी, आगे उन्होंने कहा कि सारा कुछ इलेक्शन कमीशन पर पे ना डालें। सवाल ये कि इतने बड़े बड़े वकला के होते हुए इतनी बड़ी गलतियां कैसे हुई, ये जजेस ने कहा। तो जवाब में फैसल सदीकी साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सवाल तो ये भी है कि इतने बड़े बड़े जजेस के होते हुए ऐसे बदतरीन फैसले कैसे हो गए। बस फिर चिरागों में रोशनी नहीं थी। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। जजमेंट नहीं पढ़ने दे रहे थे। फैसल सदीकी ने बार बार कहा कि मुझे जजमेंट पढ़ने दें, उससे भाग रहे थे, क्योंकि जजमेंट जो है वो मुकम्मल बरहना कर रही थी इस सारे मामले को, जिसको आज छेड़छाड़ की जा रही थी। तो बहरहाल जस्टिस मंदोखेल साहब बार बार कहते कि वो कौन से उम्मीदवार थे जिनको रोका गया इलेक्शन से, हमारे सामने नहीं आया कोई, किसी ने हमें बताया नहीं कि किसी को रोका गया। वो कहना ये चाह रहे थे कि 8 फरवरी में वाकई किसी उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने से रोका या उस पर पाबंदियां लगाई, किसी पर जुल्म किया, क्योंकि हमारे सामने तो कोई नहीं आया। तो ये यहाँ से ये पता चला कि हम ऐसे ही कई दफ़ा ऐसे ही खामखा तनकीद कर देते हैं। हमें माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जो असल जजेस हैं, जो सच्चे जजेस हैं, उनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जैसा कि जस्टिस अमीनुद्दीन है, हमें पता ही नहीं था वो नाबीना है बेचारे,
देखिए हम ऐसे ही उन पर तनकीद करते रहते हैं। तो अगर वो उनकी आंखें होती तो जाहिर है उनको पता होता 8 फरवरी को क्या हुआ। हमें पता ही नहीं था। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो नाबीना हैं, लेकिन देखिए कितनी तरक्की की है इन्होंने कि ये ऊपर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट तक। वाह वाह वाह, मंदोखेल साहब कमाल कर गए आप। तो इनके लिए अब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा इनको बताने के लिए, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि